आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का केवीएस टीजीटी के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें पूछता है। मैंने अलग अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लिया हूँ और इसके साथ साथ प्रयास करेंगे कि इसमें आपका थ्योरी भी क्लियर करते चले। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस ऑन द ग्राफ ऑफ द 4x + 7y + इज इक्वल टू 3। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस ऑन द ग्राफ ऑफ 4x + 7y इज इक्वल टू 3 इज। देखिए, कह रहा है कि ऐसा ये जो 4x + 7y इक्वल टू 3 अगर इसका ग्राफ ड्रा करे तो इसके ग्राफ पे कौन सा वैल्यू आएगा। आपको पता है कि अगर किसी भी ग्राफ पे, किसी क्वेश्चन के ग्राफ पे अगर कोई पॉइंट लाइज करता है तो उस ग्राफ को सेटिस्फाइड करता है। तो बस इसमें ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन टारगेट करेंगे, है ना। ऑप्शन टारगेट का यूज़ कीजिए। जैसे आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, 4x + 7y इज इक्वल टू 3। पहला ऑप्शन टारगेट करो, x का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा -7 से 7 कैंसिल, तो -3 इक्वल टू +3 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहला ऑप्शन नहीं सही है। 3/7 करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो आपको होगा सर 4 × 3/7 + 0 इज इक्वल टू 3 विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्रॉस कर देते हैं। अब है थर्ड ऑप्शन -1 1। तो आपके पास देख लीजिए कुछ ऐसा है, 4x + 7y इज इक्वल टू 3। ऑप्शन टारगेट करो, ऑप्शन का वैल्यू पुट करो। 4 × -1 + 7 × +1 इक्वल टू 3 हो रहा है। यस, 3 इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये जो सी है ये सेटिस्फाइड कर गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस इक्वेशन के ग्राफ पे यही पॉइंट लाइज करेगा, -1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y इक्वल टू 6 इज। अगर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, ये देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सो 3x + 2y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो मैं ना पहले इसका इंटरसेप्ट फाइंड कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, किस किस पॉइंट पे बनेगा। तो इसके लिए आपको इसका फाइंड करना पड़ेगा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। आप जानते हो कि x/a + y/b इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर a जो होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है और b जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, इससे हम ना पता कर सकते हैं कि एक्सिस के कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट है। उसके हेल्प से हम ग्राफ ड्रा करके उसका एरिया निकाल लेंगे। दैट मीन्स मेरे को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको चाहिए 1। तो दोनों साइड में 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया x/2 और ये हो गया y/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ जैसे ही आप ड्रा करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। एक्स एक्सिस का x का 2 इंटरसेप्ट बना रहा है तो ये हो जाएगा 2 और y का 3 बना रहा है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, और इससे पास करवाओगे लाइन को तो कुछ ऐसा बनेगा। यही जो एरिया है ना, ये आपको एरिया फाइंड करना है। आपको पता है कि अगर मैं इसका नाम O दे दूँ, A दे दूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज फॉर्म्ड। OA का वैल्यू कितना होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आप निकालते हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 OA इंटू कोरस्पॉन्डेंस हाइट B ले सकते हैं। सो 1/2 2 × 3 इक्वल टू 3 यूनिट। ठीक है, ये पता चल गया होगा। क्यों मैंने इसको कोरस्पॉन्डेंस हाइट OB को क्यों ले लिया, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम इसको अगर बेस लेते हैं तो ये आपका कोरस्पॉन्डेंस हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका 3² यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 5y + 8 इक्वल टू 0, 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0 इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल कोइंसिडेंट। जो भी हो, कह रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अब चलिए ग्राफ पे पहले चर्चा करते हैं कि ग्राफ का क्या क्या कंडीशन हो सकता है। जब भी कोई भी दो ग्राफ अगर एक प्लेन में लाइज करता है तो दो तरीके के 3 तरीके के हो सकते हैं। किस किस के सो देखेंगे। ये ना मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। पहला हो सकता है कि आपका ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये मैं ले लिया L1, इस ग्राफ का नाम L1 और इसका नाम L2 दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपका ग्राफ पैरेलल हो। ठीक है, इंटरसेक्ट ही ना करे। थर्ड हो सकता है इसका सिचुएशन कि ग्राफ भाई एक ही लाइन पे कोइंसाइड करे। ठीक है, मतलब ये दोनों ग्राफ इसी पे है, L1 भी है और L2 भी है, और ये L1 है L2 है। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो सकते हैं जब दो लाइन किसी प्लेन में लाइज करेगा तो यही कंडीशन होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। कंडीशन का मैंने आपको पहले ही बोल रखा हूँ कि इसमें थ्योरी भी साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कंफर्म एक क्वेश्चन आना तय है। लीनियर इक्वेशन से अगर क्वेश्चन उठेगा तो कैसे करते हैं देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जब भी कोई दो ग्राफ अगर लाइन में प्लेन में लाइज करेगा तो 3 तरीके से होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या पैरेलल होगा, या एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट कर जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने 2 इक्वेशन ले लेता हूँ लीनियर इक्वेशन, A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0। दूसरा ले लेता हूँ A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला का कंडीशन लिख रहा हूँ, देखिएगा इंटरसेक्टिंग का
इंटरसेक्टिंग के लिए होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका ग्राफ क्या हो जाता है, इसका ग्राफ हो जाता है आपका इंटरसेक्टिंग। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या होता है सो देखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो ये हो जाता है आपका पैरेलल ग्राफ। इसके लिए कैसा ग्राफ आता है, पैरेलल आता है। ये इंटरसेक्टिंग का ग्राफ है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग का हो जाएगा, कंडीशन है। कॉन्सिडेंट के लिए क्या कंडीशन होता है, तो इसके लिए होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हो जाता है कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब हो जाएगा कि दोनों ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा। इस कंडीशन में अगर सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तो इस कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड किया तो एवरी पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर पैरेलल हुआ तो नो सॉल्यूशन होता है, और अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यही कंडीशन होता है ग्राफ को, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। जब एक कोई भी लीनियर इक्वेशन पेयर में आता है तो वो कितने तरीके से हो सकते हैं, तो इसी तीनों में से कोई एक होगा। अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है 3x - 5y + 8 और 7x + 6y - 9 इक्वल टू, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देख लीजिए क्लियरली, अभी आपको पता चल गया होगा। जब भी चेक करने की बारी है एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को चेक करते हैं। इसको चेक करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। आपको सर स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ax + by + c = 0 को फॉर्म में लाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपको दे रखा है कि 5x + 7y = 8 को चेक करें, तो ऐसा अगर इक्वेशन होगा तो पहले इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। 5x + 7y - 8 = 0। ठीक है, ऐसा इक्वेशन आपके पास होने चाहिए। तो भाई आप पहले से इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, तो सीधे चेक करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x जो कि होगा 3/7, कोफिशिएंट ऑफ y जो कि होगा -5/6, कोफिशिएंट ऑफ z चेक करेंगे तो हो जाएगा। वैसे z चेक करने की ज़रूरत है भी नहीं भाई, अगर करना चाहते तो फिर भी कर लीजिए, बट ऑलरेडी आपको पता चल गया कि 3/7 नॉट इक्वल टू -5/6। देख लीजिए इक्वेशन नंबर कंडीशन नंबर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा इस दोनों इक्वेशन का वह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 का ये हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तीनों कंडीशन और ग्राफ ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन कंडीशन देगा तो ग्राफ पूछेगा, ग्राफ देगा तो कंडीशन पूछेगा, या हो सकता है कि इस पे वेरिएबल वाला क्वेश्चन पूछ दे, के वाला, जो कि क्वेश्चन मैंने ले रखा है, तो बाद में और इस पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्यों? क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x + ky = 1 एंड 3x - 5 = 7 आर इंटरसेक्टिंग, देन वैल्यू ऑफ k। इंटरसेक्टिंग देख लीजिए फिर से, जो क्वेश्चन मैंने चर्चा करा कि ऐसा पूछेगा, आ ही गया। ये दिया हुआ है कि 2x + ky -1 = 0। मैंने पहले ही बोल दिया कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लीजिएगा। फिर हो जाएगा 3x - 5y - 7 = 0। कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए ये दोनों जो लाइन होगा, जो ये दो इक्वेशन होगा, इसका जो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग होगा। तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन आप जान चुके हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो आप कहोगे सर 2/3 नॉट इक्वल टू k बाई -5। तो k नॉट इक्वल टू 5 2 = 10/3 -10/3, मतलब k का वैल्यू -10/3 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा रियल वैल्यू होगा, लेकिन 10/3 नहीं होगा, -10/3 नहीं होगा। तो देख लीजिए इसमें तो आंसर दे ही नहीं रखा भाई। k = -10/3 दिया हुआ है, k = r - 10/3 दिया हुआ है, और k = r दिया हुआ है। तो ऑप्शन नन में मारेंगे आप कि इसमें कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये कह रहा है कि k का वैल्यू -10/3 नहीं होना चाहिए। मतलब इसका अगर आंसर में लिखना चाहूँ तो आंसर क्या होगा, r - 10/3 का सेट है ना। -10/3 पॉइंट को हम हटा देंगे, तो जो बचेंगे रियल नंबर पे उस सारे वैल्यू के लिए सही होगा, लेकिन -10/3 के लिए सही नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा नन। ठीक है, इसको मैंने सही कर रखा है ना, 5 2 = 10 3 सही है। चलिए नेक्स्ट, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ c द पेयर ऑफ इक्वेशन x - 2y = 8 एंड 5x - 10y = c है। देखेंगे कह रहा है कि ऑल वैल्यू ऑफ c, ऑल रियल वैल्यू ऑफ c, रियल अगर c आपका रियल नंबर हो तो इस इक्वेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो यूनिक सॉल्यूशन, कांट से नन। देखिएगा मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सॉल्यूशन का टाइप अगर चेक करना हो कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, चाहे इसका ग्राफ कैसा है,
तो उसके लिए हम उसके चेक करते हैं a1/a2 वाला रूल से। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1/5 और बी वाई का कोफिशिएंट चेक कीजिएगा तो होगा 2/10 -2 माइनस का 10, मतलब ये आ जाएगा 1/5। देख लीजिए, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि कैसे लिख रहा है। a1/a2 1/5 के इक्वल है। b1/b2 अगर चेक करेंगे तो आप कहोगे सर 10/2 है ना, -2/-10, तो ये भी 1/5 आ गया। उसके बाद इसके बाद आप कहेंगे सर c1/c2 भी तो चेक कर लीजिए, तो जैसे ही आप चेक करोगे तो 8/c आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8/c पे कंसीडर करते हैं। एक बात तो क्लियर है इससे कि आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो आ चुका है। अगर बाय द वे c1/c2 आ जाए तो इसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट, है ना, अगर आ जाए तो। बट c तो अननोन है, c का वैल्यू दिया नहीं हुआ है और क्वेश्चन कर रहा है कि c के हर एक रियल वैल्यू पे आपको सोच के बताना है। तो भाई अगर c इक्वल टू मैं 40 ले लेता हूँ तो c1/c2 इक्वल हो जाएगा a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के। बट मेरे को सारे रियल वैल्यू पे कंसीडर करने हैं, तो इस ये वाला जो टर्म्स है जो मैं लिख रहा हूँ c1/c2 इज इक्वल टू 8/c में सिर्फ 40 लेकर के ही चेक करें तो ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है कि सारे रियल वैल्यू पे चेक करो। तो फिर क्या होगा? तो फिर अब चलते हैं सीधे ऑप्शन पे। कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो यूनिक सॉल्यूशन, कांट से नन। यूनिक सॉल्यूशन तो भाई कभी नहीं होगा। कहोगे क्यों सर? क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तभी यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, लेकिन ये तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि c1/c2 का वैल्यू कोई रियल नंबर पे कुछ भी आ जाए हमको मतलब नहीं होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, तो यह ऑलरेडी ये बात क्लियर हो गया कि इसका सॉल्यूशन यूनिक तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यूनिक होना होता तो ये नॉट इक्वल आता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, नो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी अगर सी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसीडर करने के लिए कहता या ऑप्शन चेंज कर दे तो आप सी के वैल्यू पे कंसीडर करेंगे, इसीलिए मैं सी के वैल्यू पे कंसीडर करके आपको बताना चाह रहा था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। If the graph of x minus y equal to 0 and 3x plus 2y equal to 8 intersect at pq, then the value of p plus q। भाई ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दे रखा है। तो बताइए कि x क्या कहते हैं और पी क्यू इसके ग्राफ पे लाइज कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर पी क्यू इसके ग्राफ का कॉमन पॉइंट है तो p एंड q विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दैट मीन्स p का जो होगा x का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और q जो है y के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फिर आप x प्लस वाई निकाल दो, x और y निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x और y निकालना तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें आप लगा दो, डायरेक्ट मेथड लगा दो। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सो इसमें ना फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस का सॉरी ऊपर माइनस होगा, प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 5x इक्वल टू 8 हो गया, तो x इक्वल टू 5/8 हो गया। ठीक है, x तो निकल गया भाई आपका। अगर x निकल गया तो इसका मतलब क्या है, y कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर अगर x 5/8 है तो माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 5/8 होगा। अब दोनों को x का वैल्यू 5/8, y का वैल्यू 5/8 और x प्लस y करोगे तो 10/16 हो जाएगा, है ना। 5 10/16 हो जाएगा। तो 10/16 आंसर दे रखा है क्या? 10/16 नहीं दे रखा है। 18/5 17/5। अगर इसको काटना चाहोगे तो ये 5/8 आएगा। 5/8 भी तो नहीं दिया हुआ है, तो नहीं है तो नन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया आंसर आपका नन। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ सॉल्यूशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है 3y टू 5y इज इक्वल टू 8 होगा, तो y इक्वल टू 8/5 होगा, तो 8/5 वो भी हो जाएगा। तो 16 8 16/10 तो 8/5 दिया तो हुआ है नहीं। तो चलो सही है आपका आंसर। ओ नो यार सिट, वही तो मैं कह रहा हूँ, सॉरी 16/5 हो जाएगा। 8/5 प्लस 8/5 जो होगा 16/5 होगा। सॉरी भाई, मैं इस 5 को ऐड कर दे रहा था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, और इतना इज इसमें सॉल्यूशन आपको बताना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी दिया हुआ है और ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें बताना है आपको कि सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब साफ साफ होता है कि भाई एक्स और वाई को सॉल्व कर दो, जो होगा सो होगा। तो इसमें ना हम ऑप्शन टारगेट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन टारगेट से बनाएंगे ताकि मेरे को सॉल्व नहीं करना पड़े। देख लीजिए ध्यान से। एक तो आपका ऑप्शन नंबर ए इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर दे रहा है और साथ में बी भी सेटिस्फाइड कर दे रहा है। सी तो नहीं करेगा, डी तो पॉसिबल है नहीं, तो ए और बी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तब तो भाई आपको बनाना पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ए प्लस बी, और यहाँ पर भी आ गया एक्स इक्वल टू इतना। तो ये तो कन्फर्म है कि ए और बी में से कोई आंसर आएगा। तो एक इक्वेशन को एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, या एक्स इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू ए, ये दोनों सॉल्व कर दोनों ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इसमें डाल करके देखते हैं कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। साफ साफ पता चल रहा है कि एक्स का वैल्यू ए डालेंगे, वाई का वैल्यू बी डालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो बस आपका आंसर हो गया ए सही, ठीक है। देखें इसमें कोई ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीश कैन रो 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। रजनीश कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, it takes him twice as long to row up take as to row down the river, find the rate of the stream। खैर जो भी दिया हो, रेट ऑफ स्ट्रीम चाहे स्पीड ऑफ स्ट्रीम का है, ये दिया हुआ है कि आपको रजनीश जो है स्टील वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बोट चला सकता है, ठीक है। इसमें स्ट्रीम या बोट कुछ छूटा हुआ है, बोट छूट गया आई थिंक वर्ड। It takes him twice as long as to row up to row down the river, find the rate of the stream। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सो मैं मान के चल लेता हूँ कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो आपको y किलोमीटर पर आवर मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट जो है वो दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप कहेंगे स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, तो स्पीड ऑफ बोट जो होगा इन डाउनवर्ड, इन डाउन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड जो कि 12 प्लस x होगा, है ना, किलोमीटर पर आवर। अगर आप स्पीड लिखना चाहेंगे अप स्ट्रीम में तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस x हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे, रजनीश कैन रो 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स लॉन्ग। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे डाउन में चाहे अपवर्ड में, तो डाउन का मतलब होता है धारा के साथ में, और अपवर्ड का मतलब होता है, चाहे अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अगेंस्ट में। तो भाई डाउन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ऐड करना होता है दोनों का स्पीड। आपको भी पता है कि जब डाउन की बात होती है मतलब धारा के साथ हुआ, तो धारा के साथ स्पीड बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम अप स्ट्रीम में चलते हैं, अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट में चलना, तो यहाँ पर स्पीड को करना होता है सब्ट्रैक्ट। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो होता है कम्यूटेटिव होता नहीं है। तो भाई कैसे करें, तो ध्यान रखेंगे बोट के स्पीड में से स्ट्रीम के स्पीड को सब्ट्रैक्ट हमेशा कीजिएगा। कभी भी स्ट्रीम की स्पीड में से बोट को मत कर लेना, नहीं तो आंसर आता है उल्टा। तो ये हो गया 12 माइनस x। चलिए ठीक है, ये कर लिया। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रजनीश को जो समय लगता है ट्वाइस एज रो टू एज लॉन्ग टू रो अप टू रो डाउन। कह रहा है कि आने में जितना समय लगता है उसका 2 गुना जाने में लगता है। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस ना इसका ये दिया हुआ, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर आप जाने की बात करेंगे और धारा इधर से इधर चल रहा है, तो मैं डाउन की बात कर रहा हूँ, तो डाउन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा dy कितना लग जाएगा 12 प्लस y, ठीक है। और आने में जो समय लगेगा वो लगेगा dy 12 माइनस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो क्वेश्चन क्या कहना है कि जो जाने का समय है वो आने के समय का 2 टाइम है। डेट मीन्स dy 12 माइनस y इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ dy 12 प्लस y, है ना। d से d कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 24 माइनस का 2y इज इक्वल टू 12 प्लस
वाई हो जाएगा, 2y को इधर भेज दूँ, इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसका मतलब है कि आपने जो स्ट्रीम का स्पीड सपोज कराया वो 4 किलोमीटर पर आवर है, बी नंबर आंसर है। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन करने में मेरे को इतना समय लगा। अगर आपका फंडा बेसिक फंडा क्लियर होगा तो ये तो ऐसे ना आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये जो मैं ये लिखा हूँ ना, ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखेंगे, सीधे यहीं से सोल्यूशन कर देते हैं। चलिए, ABCD इज द पैरेललोग्राम देन फाइंड एक्स एंड वाई। ABCD पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मींस क्या होता है भाई? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये पॉइंट O इज द मिड पॉइंट फॉर द AC एज वेल एज द मिड D। तो आप कहोगे सर अगर O मिड पॉइंट है AC का तो आप ये लिख दो x + y = 9, क्योंकि अगर O मिड पॉइंट है तो जो जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। इसी तरीके से x - y = कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, बाइसेक्ट करने के कारण। यहाँ पे ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2x = 14, तो x = हो जाएगा 7, और x 7 है तो y कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, तो x 7 y 2 वैल्यू निकल गया। फाइंड x एंड y, इसका ऑप्शन भी नहीं दे रखा है, खैर छोड़िए। x का वैल्यू हो गया आपका 7, y का वैल्यू हो गया आपका 2। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज़ द यूनिक सोल्यूशन इफ x एंड y आर। x और y क्या होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका एक इक्वेशन कहाँ गया? इफ द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज़ द यूनिक सोल्यूशन। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, सो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज़ द यूनिक सोल्यूशन इफ x एंड y आर। 2x + 5y = 7 अगर दिया हुआ है तो इसका यूनिक सोल्यूशन क्या होगा? आई मीन इसका यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? x और y के किस वैल्यू के लिए इसका यूनिक सोल्यूशन होगा? आपको पता है कि यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई 2x + 5y = 7, अगर इसके यूनिक सोल्यूशन की बात करें तो x और y के वैल्यू यूनिक होने चाहिए। आई मीन सिर्फ और सिर्फ एक ही होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर। अगर मैं कोई नेचुरल नंबर डालूँ और 7 ना दूँ तो वो उसका सोल्यूशन होगा। तो आप कहोगे 2 × 1, x का वैल्यू आप 1 डाल दो और y का वैल्यू भी 1 डाल दो, तो 2 × 1 5 × 1 = कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि नेचुरल नंबर में और कोई दूसरा ऐसा नंबर डाल ही नहीं सकते हैं जिस नंबर के लिए इसका आंसर 7 आ जाए। डैट मीन्स एक ही ऐसा x और y का नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे ये 7 दे सकता है, x का वैल्यू 1 और y = 1। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ ये यूनिक है। कब होगा यूनिक? जब ये नेचुरल नंबर होगा तब। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। भाई रियल नंबर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रियल नंबर के अलग अलग वैल्यू में डाल करके 7 यहाँ पे ला सकता हूँ। इसका मतलब है कि रियल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर का भी वही कंडीशन है कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू डाल करके 7 उड़ा सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो इजीली डाला जा सकता है x और y का एक से ज़्यादा वैल्यू, जिसके लिए 7 आंसर आ जाएगा। तो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो इस तरीके से देखें तो नेचुरल नंबर ही है जिस नंबर के लिए इसका सोल्यूशन यूनिक हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2x + 5 = 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर इसका आंसर, कि अगर x और y का वैल्यू नेचुरल नंबर में पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax + by + c ऑलवेज लाई। x और y इन विच क्वाड्रेंट द पॉजिटिव सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, भाई ax + by + c में x और y का किस वैल्यू, कौन से वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? आपको भी पता है कि x, अगर इसको हम x लेते हैं ये y होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बाकी इसमें तो इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू टेकन करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, इफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना satisfied y = लैम्डा x + 5 देन लैम्डा इज। तो मेरे पास जो इक्वेशन दिया हुआ कुछ ऐसा है, x/10 + y/5 = -1 = 0 है ना। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो x + 2y = 10 इक्वेशन नंबर 1 बन गया। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे।
इसका जैसे आपके पास इक्वेशन है x/8 - y/6 इज इक्वल टू 15, तो ये लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 24, तो 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 15, तो ये कुछ ऐसा आएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू 24, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी पहले से एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखिएगा x + 2y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। क्लियरली अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको ऐड कर दूँ तो y वाला कांस्टेंट, y वाला टर्म जो है कट जाएगा। तो ऊपर है 3x और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x, y वाला टर्म कैंसिल हो चुका है, तो इसमें हो जाएगा 15 इंटू 24 प्लस का 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 24 प्लस का 20 बाई में 5, तो x का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा 5 3 जा 15, तो 72 प्लस 5 4 जा 76 आंसर आ जाएगा x का। ठीक है, ये कर दिया मैंने सॉल्व। तो x का वैल्यू आपका आ गया 76। भाई अब इस x का वैल्यू का क्या करो कि आप y इसमें इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, अब वो आपकी इच्छा, बट मैं 1 में ही डालने वाला हूँ क्योंकि वो आपको ईजी है सॉल्व करना। तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 76, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -66/2, दैट मीन्स -33 हो जाएगा, है ना। y का वैल्यू आपका -33 आ गया और x का वैल्यू 76 आ गया। अब ये कह रहा है कि ये जो x और y का सॉल्यूशन है वो इसको भी सेटिस्फाइड करता है, डेट मीन्स x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो लेमडा का वैल्यू मेरे को आ जाएगा। तो जैसे ही आप डालते हो यहाँ पे वैल्यू, तो y का वैल्यू आपने निकाला -33, तो यहाँ पे डालोगे -33 और लेमडा इंटू इसका वैल्यू था आपका 76 माइनस का 5 उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 76 लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, ये माइनस नहीं है प्लस है, तो इधर जाके हो जाएगा तो -38 होगा, तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो आपका आंसर आ गया -1/2, मतलब ऑप्शन बी। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो मैंने इक्वेशन का सॉल्यूशन करा इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आते हैं, तो मे भी आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर लो, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें होता क्या है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लगाने पड़ेंगे। बाकी जिस पे आपका हैबिट है उस पर क्वेश्चन करो तो वो जल्दी क्विकली होता है। जैसे कि आप जितना देर में शॉर्ट ट्रिक किए होंगे उतना समय में मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट वे में भी मैंने कर दिया, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट मेथड से बनाना चाहते हो या अपने आपको जो हैबिट है जिसके अकॉर्डिंग बनाने का उससे बनाना चाहते हो। चलो ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ और इसके लिए इक्वेशन चूज करना है। x + y = 0, x - y = 0, x + 2y = 0, जो भी हो भाई। पहले मैं इसको ध्यान से देख लेता हूँ कि ये जो ग्राफ है कैसा। भाई ये तो कंफर्म है कि ये ना जो ग्राफ आपका गया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब है कि x 0 है y 0 है, दैट मीन्स x और y का वैल्यू जो होगा ये x = y के लिए पॉसिबल हो सकता है ना, इसके लिए पॉसिबल हो सकता है। दूसरा वैल्यू चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। तो देखिए ग्राफ पे ना पॉइंट ए को चेक करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू +1 है। x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू +1 है, तो भाई इस तो सेटिस्फाइड करेगा नहीं। मतलब ये देख रहे हो आप कि ये जो इक्वेशन है इससे आप कंपेयर करके देख लो, ये ना x = -y के लिए भी ये सही हो रहा है और ओरिजिन वाला पॉइंट भी सही हो जा रहा है, मतलब x + y = 0 जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव पार्ट ऐसे गया होता ओरिजिन से जाते हुए तो इसका ग्राफ हो जाता है x = y, क्योंकि हर एक पॉइंट पे सेम टू सेम वैल्यू मिलता है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, बट यहाँ पे देख रहे हो पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव मिल रहा है, दैट मीन्स x = -y हो जाएगा। ठीक है, द लार्ज ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, दो टाइप के एंगल से क्वेश्चन उठते हैं, एक सप्लीमेंट्री का, एक कम्प्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री एंगल होता है क्या है भाई, दो एंगल को ऐड करने पे अगर 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसमें से छोटा एंगल जो है, बड़ा एंगल जो है छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, मतलब दोनों एंगल का डिफरेंस 18 आने वाला है। तो चलो भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो फटाफट और ऐड करके भी देख लो, अगर 180 आ जा रहा है तो टिक मार दो। 99 से 81 ऑप्शन टारगेट सही बनाएंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, सब्ट्रैक्ट करने पे 18 तो आ रहा है,
ऐड करके देख लो, 9 1 10 9 8 17 180 180 तो आ गया भाई, 9 1 10 9 8 17 180। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी बी को चेक कर लो, ये तो कभी भी 18 आएगा ही नहीं सब्ट्रैक्शन पे। बाकी इस पर देख लो, ये भी नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट ही ऑप्शन टारगेट से बना लेना। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 180 डिग्री, इफ देयर सम इज 90 डिग्री, देन दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन उठने का ज़्यादा चांस रहता है। तो समझ गए होंगे आप कैसे मैंने निकाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि इफ 2 टू दी पावर अल्फा प्लस 3 टू दी पावर बीटा इक्वल टू 17 एंड 2 टू दी पावर अल्फा प्लस 2 माइनस 3 टू दी पावर बीटा प्लस 1 इक्वल टू 5, देन अल्फा बीटा वगैरह वगैरह जो भी हो, इसका वैल्यू आपको चेक करना है कि इसका वैल्यू होगा क्या। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ना देखते हैं कि कैसे बनाते हैं भाई। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन टारगेट से बना लो। ठीक है, इसमें है क्या कि आपको दिया हुआ है 2 टू दी पावर अल्फा प्लस 3 टू दी पावर बीटा इक्वल टू 17। ऑप्शन टारगेट से बनाइए, इसमें टाइम कम लगेगा। जैसे अल्फा का वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 टू दी पावर 3, जो कि कभी 17 हो ही नहीं सकता। कहोगे कैसे? क्योंकि 3 टू दी पावर 3 करके देख लो, ये 27 हो गया। मतलब ऑलरेडी एक वैल्यू के लिए ही 27 आ रहा है, फिर इसमें 4 ऐड करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा ना, 3 3 9 2। हाँ, इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन तो कट हो गया। दूसरा ऑप्शन डाल के देख लो, में भी आ जाए अल्फा इक्वल टू -2, दैट मीन्स 2 का पावर -2 और प्लस 3 टू दी पावर 3, फिर से ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी 27 आएगा, इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो कुछ आगे ही वैल्यू जाएगा, जबकि मेरे को वैल्यू ओनली 17 चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू डाल लो, अल्फा का वैल्यू 2, तो 2 टू दी पावर 4, आई मीन 2 टू दी पावर 2 करोगे तो 4 होगा, और 3 टू दी पावर -3 करोगे तो 1/27 आ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? इसका वैल्यू 17 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो चलो डी ऑप्शन नंबर में डाल के देखते हैं। 2 का पावर 3 मतलब 8 और बीटा 3 टू दी पावर 2 करोगे तो 17, आई मीन 9, 3 3 जा 9, 17 आ जा रहा है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो ये सही हो जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट ही ऑप्शन टारगेट से बना लो। एक ही क्वेश्चन को भी सेटिस्फाइड कर दिया तो ये दूसरा को सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। अब आपका कहना ये हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी ना दे करके ए में ही दिया रहता और ये अब पहला वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाइड कर जाता फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या टिक मार देते? नहीं भाई, उस कंडीशन में टिक मत मारना। आपको ना यही वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल के चेक करना पड़ेगा। ये लास्ट ऑप्शन था इसलिए मैंने चेक नहीं कराया, बाकी आप चेक कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ऑप्शन फर्स्ट, आई मीन डी से पहले कोई भी ऑप्शन टकरा जाए, टू कॉपी एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो तो दूसरे को ना चेक कर लेना। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है कि दूसरा वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा होता है दोनों को, कोई ऐसा वैल्यू आ जाता है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5 years एगो राम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, देन 10 years लेटर राम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर राम एंड सोनू? दोनों कितने बड़े छोटे हैं जो भी है। देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, 5 years एगो 5 साल पहले राम जो था, राम का एज सोनू के एज के 10 टाइम था। अभी के डेट में और अभी से 10 साल बाद राम का एज जो होगा सोनू के एज के 2 गुने होंगे। हाउ ओल्ड आर राम एंड सोनू? दोनों कितने साल के हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम जो है 3 टाइम्स ओल्डर है सोनू से। इसका मतलब है, मैंने मान लेता हूँ ऐसा कि सोनू x ईयर का है तो राम हो जाएंगे 3x के। ठीक है, ये राम 3x के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? ये मैं जो एज मान रहा हूँ ना, ये 5 years एगो का है। ठीक है, डायरेक्ट मैं प्रेजेंट एज नहीं मान रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंडीशन दिया हुआ है 5 years एगो का दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म्स में कह रहा है, मतलब नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि राम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द सोनू। राम जो है आज से प्रेजेंट टाइम से 10 साल बाद उसके 2 टाइम रह जाएंगे। ये जो मैंने एज माना है ये 5 साल पहले का है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा राम सोनू का? देख लो, प्रेजेंट एज सोनू का हो जाएगा x + 10 और राम का 3x + ये 5 होगा। 5 years एगो का है ना, 5। ठीक है, अब अगर इससे मेरे को 10 साल आगे जाना है तो 10 ईयर फिर से ऐड कर देता हूँ, 10 ईयर फिर से ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x + 15 और ये हो जाएंगे 3x + का 15। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये राम का एज है आज से 10 साल बाद का और ये सोनू का एज है आज से 10 साल बाद का। अब इस टाइम में राम का एज जो होगा वह सोनू के एज के 2 टाइम होगा, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ x + 15। ठीक है,
यहाँ से सॉल्व करते हैं 3x + 15 इज इक्वल टू 2x प्लस का 30, तो x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएंगे 15। ठीक है, इसका मतलब है कि सोनू का एज x जो कि 15 ईयर्स हो जाएंगे और राम का एज जो 15 3 जा 45 ईयर्स हो जाएंगे। बट ये जो एज मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 5 ईयर एगो का है, तो +5 कर दीजिए क्योंकि आपसे प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो सोनू हो जाएगा 20 ईयर्स का और राम हो जाएंगे 50 ईयर्स का। 20 और 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, देखिए मैंने कैसे बना दिया, डायरेक्ट वे में मैंने इसको बना दिया। बाकी आप चाहो तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सपोज करके भी बना सकते हो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पर भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, place A and B are the 100 km apart on the highway. One can start from the A and another from the B at the same time. If car travels in the same direction at different speed, they meet in the 5 hour. If they travel towards each other, then meet in the 1 hour. What are the speed of the cars? देखिए कंडीशन कुछ ऐसा दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि दो प्लेस है A एंड B और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर। ठीक है, एक कार ए से स्टार्ट होता है और दूसरा कार बी से स्टार्ट होता है और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। जैसे ही चलना शुरू करता है तो 5 घंटे में दोनों मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि आपको ए पॉइंट से जो कार चल रहा है उसका स्पीड जो x किलोमीटर पर आवर है और बी से जो चल रहा है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ये ना 5 आवर्स के बाद ये दोनों एक दूसरे से सी पे जाके मिल जाते हैं। देखिए इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कंफर्म है कि दोनों कार 5 आवर्स चले क्योंकि 5 घंटे बाद दोनों कार मिल जा रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट कार जो ए से स्टार्ट होकर के यहाँ पे आया है वो कितना देर में आ गया होगा, 5x में। कहोगे कैसे, क्यों, क्योंकि आपका जो चला है, सॉरी ये डिस्टेंस में लिख रहा हूँ, ये टाइम नहीं है, ये 5x जो है आपका डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसका स्पीड आपने x सपोज कर रखा है और इसका टाइम जो है 5 आवर लगा है, तो ये कंफर्म यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5x होगा। फिर जो कार B से C पे आया है वो 5y चला होगा। ठीक है, दोनों के बीच के आपको अगर डिस्टेंस को डिफरेंस कर देते तो कंफर्म 100 आएगा क्योंकि बीच का इसका जो डिस्टेंस है और B के बीच का वो 100 किलोमीटर दिया हुआ है। डेट मीन्स 5x - 5y इक्वल हो जाएगा आपको 100, तो x - y इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा कंडीशन देख लीजिए। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर ये कार एक A है और एक B पे है, दोनों कार का स्पीड वही रहने वाला है x और y किलोमीटर। ठीक है, अब ये दोनों कार अगर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करे, एक दूसरे की तरफ, तो 1 घंटा में मिल जाएंगे। मान लीजिए कि ये कार दोनों इस पॉइंट पे आकर के मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट कार चलेगा यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा चलेगा तो x डिस्टेंस कवर करेगा। इधर से ये कार भी यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 1 घंटा ये भी चलेगा तो y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब है कि x + y कितने हो जाएंगे, 100 के इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन हो गया 2 अब। ठीक है, इसके बाद ना आप ऑप्शन टारगेट कर लो। दो स्पीड का सम होना चाहिए 100 और डिफरेंस होना चाहिए 20। 60 + 40 जो कि 100 है, 60 - 40 20 जो कि आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। बाकी अदर ऑप्शन भी आप चेक करेंगे, अगर दूसरा सेटिस्फाइड कर रहा होगा तो फिर इक्वेशन को पर्टिकुलरली सॉल्व करके चेक कर लेना। तो ये आपका आंसर हो गया 60 और 40। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The sum of two digit number and the number obtained by the reversing the digit is 66 if the digit is differ by 2. If the digit differ by 2, the find the number. If the digit by differ छूट गया है क्या, छूट गया हुआ है इसका differ, digit is, if the digit differ by 2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जो नंबर को आप ऐड करते हो और उसका रिवर्सिंग ऑर्डर को ऐड करते हो तो 66 आता है, और दोनों जो नंबर होगा उसके डिजिट का डिफरेंस 2 होने वाला है। तो बताइए वो नंबर कौन हो सकते हैं। तो 24 होगा, 43 होगा, 42 होगा, इतना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का कहना है कि दोनों डिजिट का जो सम होगा वो 2 होने वाला है। ये 24 है, अगर इसका डिजिट रिवर्स करके आप ऐड करते हो तो कन्फर्म कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डिजिट का डिफरेंस जो है आपको 2 भी है। दूसरा, इसके डिजिट को अगर रिवर्स करते हो तो 24 होगा जो कि 66 हो जाएगा। इसका मतलब है, और इसके डिजिट का डिफरेंस भी 2 ही है। इसका मतलब है कि इसमें दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्योंकि अपना डिजिट डिफर बाई 2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वे में 2 दिया हुआ है। डिफरेंस अगर डिजिट का 2 है तो भाई 10 डिजिट का डिफरेंस हो सकता है, मे बी यूनिट डिजिट का डिफरेंस हो सकता है। तो ऑप्शन ना आपका ए और सी दोनों सही हो रहा है, आपने ए को सही कर लो। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो डिफरेंस के बारे में क्लियर कर देता है कि कौन पॉसिबल है। या तो हो सकता है कि डिफरेंस दे दे कि यूनिट में से टेंस जाएगा या टेंस में से यूनिट डिजिट जाएगा, तो डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 24 या 42 में से कोई एक डिसीजन लिया जा सकता था। बट डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि डिफरेंस अगर 2 है तो दोनों आंसर पॉसिबल है।
बाकी इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे ऑप्शन टारगेट करके, ठीक है। रिवर्सिंग डिजिट का मतलब होता है नंबर को जस्ट प्लर देना। एग्जाम्पल के तौर पे 54 का रिवर्सिंग डिजिट करेंगे तो 45 होगा। भाई नींद आ रहा है। 54 और 45 का रिवर्सिंग डिजिट करेंगे तो इस टाइप के आ जाएगा। तो ये दोनों डिजिट का ये ओरिजिनल नंबर है और ये इसका नंबर है रिवर्सिंग बाय द डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड टेक्स 2 hour less than the scheduled time. If the train was slower by 10 kilometer, it would have 3 hour more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें दिया हुआ कि ट्रेन जो कवर करता है कुछ सर्टेन डिस्टेंस, अगर ट्रेन का स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो टाइम 2 आवर कम लगेंगे। अगर ट्रेन का स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो इसमें 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो बताइए कि डिस्टेंस ये ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये सर्टेन डिस्टेंस ये है, ठीक है। और इसका ना स्पीड ऑफ ट्रेन जो मैं सपोज कर रहा हूँ ये आपको x मान लेते हैं और इसका जो टाइम लगता है एक्चुअल टाइम वो y में मान लेता हूँ। तो आपको हो गया सर डिस्टेंस इक्वल टू द स्पीड इंटू टाइम, दैट मीन्स x इंटू वाई आप बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे। डिस्टेंस जो कि आपका x इंटू वाई है, अब कह रहा है कि अगर आपका ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चलेगा, ये स्पीड है, तो टाइम ना 2 घंटा कम हो जाएंगे। तो x माइनस ये हो जाएगा y माइनस 2। तो आपका हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 20, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो इधर भेज देते हैं। तो x प्लस 5y इक्वल टू कितने हो जाएंगे -20। एक सेकेंड, x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10। इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। दूसरे कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि अगर इस ट्रेन का स्पीड ना 10 आवर स्लो कर दिया जाए तो 3 घंटे ज़्यादा समय लग जाएंगे। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस हुआ और ये आपका x माइनस 10 स्पीड हुआ और ये आपका टाइम हो गया y प्लस 3, ठीक है। तो ये कहोगे सर इसको इक्वेट कैसे कर रहे हैं। देखिए जब भी डिस्टेंस स्पीड टाइम का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप किसी भी क्राइटेरिया को पकड़ेंगे, जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उसको इक्वेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डिस्टेंस को इक्वल कर रहा हूँ, इधर भी डिस्टेंस है इधर भी डिस्टेंस है, स्पीड इनटू टाइम, बस फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 10y और माइनस का 30। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब हुआ 3x माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस का 30 हो जाएगा। इक्वेशन आपका 2 हो गया, ठीक है। पहले से आपके पास इक्वेशन है, देखेंगे आपके पास इक्वेशन है x माइनस का 5y इज इक्वल टू निगेटिव का 10। ये इसमें मल्टीप्लाई कर दे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ऊपर वाला तो वही रहेगा, बट जैसे -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का 20। तो चलो भाई आपका ये कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 10 हो जाएगा ना, 10y ये गया। तो इधर बचा x, इधर हो गया 50। तो x आपका 50 हो गया, मतलब इसका जो स्पीड है वो 50 आ गया। अब आपकी मर्जी भाई, दोनों इक्वेशन में से किसी में डाल करके y निकाल लो ताकि आपका एक्चुअल टाइम निकल जाए। जैसे एक्चुअल टाइम निकलेगा तो आप डिस्टेंस बता सकते हो। तो आपका इक्वेशन कौन कौन था सो ध्यान दीजिएगा। ये है एक 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। इसमें x का वैल्यू डाल दूँ तो x हो जाएगा 53 जा 150 माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 जाएगा तो 120 बाई में 10, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12। तो आपका y आ गया 12, तो x इंटू वाई जो कि हो जाएगा 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लिए कैसे मैंने निकाल दिया। आपने ध्यान देना ये है कि इक्वेशन में किस चीज़ से इक्वेट करके आप चल सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आप कहोगे कि सर आप ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम डिस्टेंस को इक्वेट करके चल सकते हैं, इसमें तो कंपैरिजन के लिए टाइम भी है, तो भाई आप टाइम पे भी बना सकते हो, ठीक है। उसमें डिस्टेंस को सर्टेन डिस्टेंस को सपोज कर लेना और वेरिएबल आप स्पीड रख लेना, तो उसमें वाई को कंपेयर कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो। A pair of equation 2x plus 3y minus 5 equal to 0 and इतना has the unique solution then value of p is 2। अब अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होता है तो आप पहले पढ़ चुके हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2/p नॉट इक्वल टू 3y-6, दैट मीन्स 2/p नॉट इक्वल टू -1/2। तो p यहाँ पे जाएगा
पी नॉट इक्वल टू निगेटिव का 4, ठीक है, ये हो जाएगा। पी नॉट इक्वल टू निगेटिव का 4 है तो r-4 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन से हो सकता है। तो पी का सिर्फ -4 ही ऐसा वैल्यू रियल नंबर में से जिसको हम टेकन नहीं कर सकते, तो r-4 तो ले ही सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर x एंड y। एक्स और वाई को सॉल्व करो। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन दे दिया हुआ है 23x माइनस का 29y इक्वल टू 98, और ये दे रखा है 29x माइनस का 23y इज इक्वल टू 110, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? एक तो भाई आपके पास जस्ट वही बात फिर से कर सकते हो कि आप ऑप्शन टारगेट लगा सकते हो। ऑप्शन टारगेट ज़्यादा बेटर होगा इसके लिए ना। हाँ, आप ऑप्शन टारगेट कर लो, या ऑप्शन टारगेट करने का नहीं मन है तो भाई रूल रेगुलेशन से बनाओ, दोनों कर सकते हो। कहोगे सर रूल रेगुलेशन का क्या मतलब है आपका? चलिए देखते हैं भाई, थोड़ा सा एक स्टेप करके ना ऑप्शन टारगेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट है वो एक्सचेंज हो गया हुआ है। आई मीन 23 यहाँ पे है और ये यहाँ पे है ना। एक्स का कोफिशिएंट वाई के साथ, वाई का कोफिशिएंट एक्स के साथ एक्सचेंज है। इस कंडीशन में करेंगे क्या कि जो दो इक्वेशन दिया रहेगा उसको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके दो नए इक्वेशन बना करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस इक्वेशन को। तो मैं ना दोनों को जोड़ ही लेता हूँ, ठीक है। जोड़ने पे कितना मिलेगा? 9 3 12 2 3 5 1 2 2 4 1 5 52x मिलेगा। तो x माइनस का y इज इक्वल टू, मैंने पहले कह दिया कि मैं दोनों को जोड़ दिया हूँ भाई, जोड़ो मत, घटाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, छोटा नंबर मिलेगा तो सोचना और आसान हो जाएगा। 29 से जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 6x, तो इसको मैंने घटा लिया यहाँ से यहाँ, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा +6y इज इक्वल टू, इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो x प्लस वाई 2 आ रहा है, तो देख लीजिए कौन किसका सम 2 आ जाएगा। 3 + y 2 आ गया, इधर तो आएगा नहीं, इधर आएगा, इधर आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो गया, ठीक है। क्या है ना, कंडीशन ऐसा होता है कि अगर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट एक्सचेंज होता है तो दोनों इक्वेशन को एक बार आप ऐड कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो रिड्यूस होकर के ऐसा इक्वेशन बनता है, एक x प्लस वाई में, और दूसरा इक्वेशन अगर आप सब्ट्रैक्ट करके बना, आई मीन तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, अगर आप ऐड करके बनाते हो तो एक बनता है x माइनस वाई में, जिसका वैल्यू कुछ आता है, फिर आप x और y को सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है जनरल मेथड, बट उतना चलने की जरूरत नहीं है। आप एक रिड्यूस करके सिंपल इक्वेशन सोच लो और उसका x और y का वैल्यू डाल दो। बाकी आपकी मर्जी, अगर चाहते हो तो डायरेक्ट वे में भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of numerator and denominator of a fraction is 12. If the denominator is increased by 3, it becomes 1/2 the fraction। देख लीजिए भाई क्या होने वाला है। सो फिर से ऑप्शन टारगेट करेंगे डायरेक्ट वे में। the sum of numerator and denominator of a fraction is 12। 12 किसका आ रहा है? तो ये देख लीजिए 7 5 12 7 5 12 5 3 8 5 3 8, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट हो गया, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर क्या रहा है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 3 इट बिकम्स 1/2। अगर किसी को न्यूमरेटर को अगर आप 3 बढ़ा देते हो तो 1/2 हो जाएगा। देख लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? नीचे वाला ना, तो नीचे वाला को बढ़ा के देख लो, 7 5 + 3 तो ये हो जाएगा 7/8। 1/2 तो हुआ नहीं, तो भाई ये ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गया। ऑप्शन नंबर डी से ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है। 5/7 दिया हुआ है, +3 करके देख लो, जैसे करोगे तो 5/10 होगा, जिसका वैल्यू 1/2 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के डायरेक्ट ऑप्शन टारगेट से आप बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल एंगल ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी, देन द एंगल बी क्या होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि भाई कैसा क्वेश्चन दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी में ये जो एंगल सी है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी है और इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए एंड बी। तो बताइए कि इसका एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने सपोज कर लेता हूँ कि एंगल बी जो है आपका x है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, अगर हम एंगल सी निकालना चाहें तो आपका होगा सर 3x होगा, क्योंकि बी को आपने x मान रखा है। फिर से मैं इक्वेट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पे, देखिएगा क्यों, क्योंकि मेरे को एक एंगल ए का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है 3x इक्वल टू, यहाँ पे दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी का वैल्यू आपने x मान रखा है। इसका मतलब है 3x इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस 2x। तो एंगल ए का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा x/2, ठीक है। तो आपका ए बी सी निकल गया। आप जानते हो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, डेट मीन्स आप ये कह सकते हो x + 3x + x/2 है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे इसको ऐड करते हो 4 8 तो 9,
9x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 9 से कैंसिल कर दो, 20 टाइम एक्स का वैल्यू हो गया 40 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स आपने बी को ही ना एक्स माना था और आपसे एंगल बी पूछ रहा है, तो 40 डिग्री आंसर हो गया। ठीक, समझ गए कैसे निकाल दिया सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना इतना हैज़ द यूनिक सोल्यूशन। के किस वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन फिर से याद दिलाता हूँ, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। वैल्यू पुट कीजिए 1/3 नॉट इक्वल टू -2/k। ठीक है, दैट मीन्स k नॉट इक्वल टू -6। आंसर हो गया k नॉट इक्वल टू -6। 25, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना इतना इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। कंसिस्टेंट a pair of linear equation is said to be consistent if it has at least one solution। कम से कम एक सॉल्यूशन होने ही चाहिए तो वह कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी इक्वेशन का ग्राफ अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो या एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा हो, आई मीन कोइंसिडेंट कर रहा हो, दोनों केस में सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, आई मीन कोई सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ होगा वो होगा पैरेलल इनकंसिस्टेंट का, है ना ये। तो चलिए चेक कर लेते हैं भाई। कंसिस्टेंट होने के लिए दो कंडीशन है मेरे पास, या तो यूनिक सोल्यूशन हो जाए या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाए। तो चेक कर लीजिए बस। 5/10 कर लो, 5/10 करोगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, इसका कर लो -3/6 तो -1/2 आएगा। और फिर ये है इधर ले जाएंगे तो -11 बाई प्लस का 22 जो कि -1/2 आएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, दैट मीन्स सॉल्यूशन आपका ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आपका ये सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट। -1/2 और ये इधर जाएगा तो -1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन से गिव मी 100 फ्रेंड आई शेल then become twice as you, and other replies if you give me the 10 I shall be 6 times as rich as you, their amount are। देखिए पहला दो दोस्त है, ठीक है, ये दोनों दोस्त है। इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। कह रहा है कि भाई पहला ए कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दोगे, वन सेज गिव मी 100 बोला हुआ। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर 100 रुपीज़ दोगे तो मैं तुम्हारे से 2 गुना हो जाऊंगा। मान लो कि ए के पास 100 रुपया है, इसके पास वाई रुपया है। अब ये कह रहा है कि मेरे को 100 रुपीज़ दो, तो ये हो जाएगा x + 100। वाई अगर 100 देगा इसका मतलब है कि y - 100। इस कंडीशन में ए कह रहा है कि भाई मेरे पास अब जो रुपया है वो तुम्हारे से 2 टाइम हो गया है, तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 टाइम। ठीक है, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं x + 100 2y - 200। दैट मीन्स x - 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -300। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई मीन नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10। अब ये कह रहा है, बी कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम ज़्यादा धनी हो जाऊंगा। 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो 6x - 60 इज इक्वल टू y + 10। ठीक है, इसको इक्वेशन बनाइए। जैसे आप बनाओगे तो कहोगे सर ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 6x नहीं इधर भेज देते हैं देखिएगा y - 6x इज इक्वल टू इधर, इसको इधर भेज देते तो -70। आपके पास दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा है, -2y प्लस का x इज इक्वल टू -300। ठीक है, दोनों का अमाउंट पूछ रहा है। इसमें ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा -6 2 जा -12x और ये हो जाएगा -140। चलो इसको सॉल्व करो। आपका 2y से 2y तो कैंसिल हो गया बस, लेकिन जैसे ही इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा -11x और ये -140 है और ये है तो -440। तो x का वैल्यू हो जाएगा 11 4 जा 40। एक के पास 40 रुपया है, तो बस ऑप्शन डायरेक्ट टारगेट कीजिए क्योंकि 40 वाला दूसरा ऑप्शन है नहीं जो दूसरे को वैल्यू से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शो पैरेलल ग्राफ देन दे विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोथ कैन नॉट से। भाई अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ अगर एक दूसरे के पैरेलल है दैट मीन्स कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो दैट इज दे हैव द नो कॉमन सॉल्यूशन, दैट मीन्स दे हैव द नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स दिस इज द कंसिस्टेंट।
वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा के किस वैल्यू के लिए। फिर से चलिए नो सोल्यूशन का कंडीशन मैं लिख देता हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये कंडीशन होता है के किस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है। तो देखते हैं k/12 इज इक्वल टू 3/k नॉट इक्वल टू 3/6, ये आ जाएगा। यहाँ से के सॉल्व करते हैं, जैसे के सॉल्व करोगे तो k² इज इक्वल टू हो जाएगा 36, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा +-6, ठीक है। k का वैल्यू +-6 हो जा रहा है, बट ध्यान देंगे 6 भी ऑप्शन है, -6 भी ऑप्शन है। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि k का वैल्यू 1/2 नहीं हो सकता है। तो 1/2 कब नहीं होगा, जब k का वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी तो 1/2 नहीं, जब k का वैल्यू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो 1/2 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर k का वैल्यू अगर आप 6 लेते हो तो 6/12 जैसे करेंगे तो 1/2 तो हो ही जाएगा। तो हम ना +6 नहीं लेकर के -6 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए नॉट इक्वल टू 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा -6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन कोइंसाइड देन देयर सॉल्यूशन इज यूनिक इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन कैन नॉट से। इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि दो इक्वेशन का ग्राफ जब एक दूसरे को कोइंसाइड करता है तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को लेकर के चलता है, तो दैट इज दे हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एज अ कॉमन, सो दे हैव द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और भी क्वेश्चन है क्या, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो एज पॉसिबल एज मैंने जितने क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का हो सकता था मैंने लेने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।